वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ मैं लेके आया हूं एक लैंडमार्क केस। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीछे जो कुछ समय है उसमें मैं आपको लैंडमार्क केसेस पढ़ा रहा हूं, आपको इस बात को समझा रहा हूं कि सर केवल बेयर एक्ट न्यूज के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट केसेस है उसको भी पढ़ना जरूरी है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब हम केसेस की बात करते हैं तो हम उन केसेस को पहले पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में कॉमनली पूछे गए और एक लाइन में पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन जो बात हम नहीं रियलाइज करते वो ये है कि हमें केसेस को बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री हमारे इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और उसके साथ ही साथ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैंने अभी तक ऑलरेडी 2 केसेस कवर करवा दिए हैं। ये तीसरा केस है जहां मैं आपको इस केस के बारे में, एक ऐसे लैंडमार्क केस के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया के इंडिपेंडेंस, इंडिया के लैंड डिस्प्यूट और उसके साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में भी बात करता है और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। मैं बात कर रहा हूं इन रे बेरुबरी केस की। अब ये बेरुबरी केस एक ऐसा केस है जिसके बारे में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उसको इसका आइडिया ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो बेरुबरी केस तो वो पहला केस है जो हमें सबसे पहले प्रियम्बल को पढ़ते ही मिल जाता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी केस का रेलेवेंस समझेंगे कि ये केस क्या है, कैसे वर्क करता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस का नाम है बेरुबरी यूनियन केस 1960 का। तो ये 1960 का केस क्या है, किसके बारे में बात करता है, वो आप थंबनेल की इस पिक्चर को देख के ही समझ सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैप बना हुआ है और किसी एरिया को मार्क किया हुआ है आपके बेरुबरी के नाम से। इसका मतलब बात सिंपल है सर, बात यह है कि ये किसी लैंड डिस्प्यूट का मामला है जिसको अभी हम पढ़ के समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये बेरुबरी क्या है और कैसे वर्क करता है तो उसके लिए हमें इन 2 पिक्चर्स को देखनी पड़ेगा। अब ये 2 पिक्चर्स क्या है सर? ये बेरुबरी नाम का एक एरिया है जो कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, यानी कि इसके तुरंत ऊपर यहां पे दार्जिलिंग है और इस तरफ यहां पे बांग्लादेश है। यानी कि ये जो आपका बेरुबरी का एरिया है ये बहुत ज्यादा टच करता था कौन से एरिया को? जो बांग्लादेश इस वक्त का है। यानी कि अगर आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जब इंडिया आजाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, क्या ये उसका पार्ट था? इसी बात को हम आज के इस केस में समझने वाले हैं, जिसको लेके ये पूरा का पूरा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। अब अगर बात करी जाए कि सर ये एक्चुअल में है क्या, तो इंडिया इस वक्त हम जो मैप देखते हैं वो ऐसा है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तब इंडिया का मैप ऐसा नहीं था। तब बल्कि मैप का जो स्ट्रक्चर था वो काफी अलग था। और ऐसी परिस्थिति में हमें यह बात समझ में आती है क्या सर कि ये जो इंडिया का मैप का स्ट्रक्चर है इस वक्त जिसको हम देख रहे हैं वो उस समय से अलग था। अब यहां पे एक पाकिस्तान है और यहां पे एक बांग्लादेश है, लेकिन उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग नहीं थे, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड थे। 1971 की वॉर के बाद हमने बांग्लादेश बनाया और उसके बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना। लेकिन यहां पे कहीं एक एरिया है जिसका नाम है बेरुबरी, जिसके लिए ये पूरा का पूरा केस और ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट शुरू हुआ। शुरू करते हैं समझने की। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ ये केस है और रेडक्लिफ अवार्ड जो है इसमें बार बार इसका नाम लिया जाता है। ये रेडक्लिफ अवार्ड क्या है? रेडक्लिफ वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके बीच जो लैंड है उसका क्या किया, डिवीजन किया और बाउंड्री लाइन को सेट किया। तो ये जो आपके सिरिल जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने बाउंड्री कमीशन को लीड किया और इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की जो टेरिटरी है उसको डिसाइड किया। लेकिन ये जो इन्होंने लाइन ड्रॉ करी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे जिसके कारण बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स हुए। उन्हीं में से एक था बेरुबरी। अब ये आपका जो आपका बेरुबरी का केस है ये किसके बारे में बात करता है? सर ये जो आपका अवार्ड था लैंड के बीच का वो अनक्लियर था बेरुबरी यूनियन नंबर 12 के बारे में, जो कि आपका जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इस चक्कर में क्या हुआ सर, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने इसके ऊपर क्लेम किया, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि ये लैंड का जो पोजीशन है वो इंडिया के पास था। लेकिन पाकिस्तान ने जब देखा कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और यहां पे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी इस लैंड के ऊपर क्लेम कर दिया। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ सर, इस परिस्थिति में कई सारे आर्गुमेंट होने लगे लोगों के बीच में कि भाई जो बेरुबरी है वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए उसको इंडिया की तरफ रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्लेम कर रहा था कि नहीं ये तो मेरा लैंड एरिया है। अब इस चक्कर में क्या हुआ सर, इस कारण में इस लैंड डिस्प्यूट को बढ़ता देख जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान के साथ जो आपका नेहरू नून एग्रीमेंट है उसको साइन किया। नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां पे थे नून, तो इसलिए नेहरू नून एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ 1958 में, जिसने इस बात को प्रपोज
अपोज किया कि इस एरिया को, यानी कि ये जो बेरुबरी रीजन है, इसको इक्वली डिवाइड कर लिया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया की जो फिलॉसफी है वो ये कहती थी कि इंडिया कभी भी दूसरे लैंड एरिया को ऑक्युपाई तो कर सकता है, लेकिन अपना लैंड कभी किसी दूसरे को दे नहीं सकता है, किसी दूसरे देश को। इस बात की जो है आपका अलाउंस ही नहीं था। अब इस परिस्थिति में नेहरू नून एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि जितना जमीन का हिस्सा बेरुबरी का हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, उतना जमीन का हिस्सा पाकिस्तान को भी हमें देना पड़ेगा थ्रू आउट द टेरिटरी, कहीं पे भी। अब इस चक्कर में क्या हुआ सर, इस बात में डिस्कशन शुरू हो गया कि जो बेरुबरी यूनियन है वो किसके पास जाएगा। अब इस चक्कर में कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्या किए सर, विरोध किए। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 12,000 लोगों ने अपनी उंगलियां काटी, और ये बताया, उंगलियां काटी इन द सेंस पूरी उंगली काट के अलग नहीं करी, लेकिन हाँ अपने विरोध में उन्होंने उंगलियां काटी और ये बताया कि हम ब्लड शेड करने को तैयार हैं, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन बेरुबरी का जो रीजन है वो पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। अब इस चक्कर में ये बात समझ में आने लग गई कि लोग इसका बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं, और जब ये बात और ज्यादा बढ़ती गई तो उसके बाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने आर्टिकल 143 को इन्वोक किया। ये 143 क्या है सर, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए कि इस मैटर में एक्चुअल में लीगल एंगल क्या है। अब इस परिस्थिति में यहां पे दो जो आपके सवाल थे वो ये थे कि क्या पार्लियामेंट जो है इंडियन टेरिटरी को आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली किसी और को दे सकती है, और दूसरी बात यह है कि क्या ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि सबसे पहला सवाल तो यह है कि हमारे देश का संविधान तो इस बात की इजाजत देता ही नहीं कि आप भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे पाए, तो क्या यह चीज सही है। और ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ है जहां पे जमीनों का लेन देन है, अगर इसको इन्फोर्स करना है तो उसके लिए क्या हमारे संविधान में कोई अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों सवालों को लेकर जब बातचीत शुरू हुई तब हम आगे की चर्चा देखते हैं। यहीं से पैदाइश हुई बेरुबरी केस की 1960। तो हमें 3 जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 जो कहता है कि स्टेट जो है इंडिया का वो क्या है सर, वो जो आपका फॉरेन टेरिटरी उसको एक्वायर कर सकता है, बट ये कहीं पे भी इस बात को मेंशन नहीं करता कि इंडिया सीड कर सकता है, यानी कि इंडिया अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे सकता है। आर्टिकल 3 जो है वो बात करता है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है इंडिया की बाउंड्री, बट अगेन ये इंडिया की लैंड को सीड नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश को दे नहीं सकता। और आखिर में आता है आर्टिकल 368 जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। यानी कि इन दो आर्टिकल्स में प्रॉब्लम थी और 368 इसको अमेंड करने की पावर रखता था, तो इसीलिए अब इसको चेक करने लगा गया। अब दोनों पार्टीज है उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट आए। आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट आया सर कि जो आपका नेहरू नून एग्रीमेंट है वो क्या है, वो सीडिंग नहीं कर रहा है लैंड की, बल्कि बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है। उन्होंने बोला कि हम जमीन दे थोड़े ना रहे हैं, हमने तो इस फिलॉसफी पे काम किया है कि जितनी जमीन हम लैंड डिस्प्यूट में सॉल्व कर रहे हैं देनी पड़ रही है हमें, उतनी ही जमीन हम पाकिस्तान से ले भी रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इस परिस्थिति में यहां पे ये बात गवर्नमेंट की तरफ से बोली गई, लेकिन इसका अपोजिशन भी हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी बात बोली गई, द एग्रीमेंट मियरली क्लैरिफाइड द रेडक्लिफ अवार्ड्स इंटरप्रिटेशन, और इन्होंने बोला कि ये जो रेडक्लिफ अवार्ड हुआ था, जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी, केवल उसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम यहां पे कोई लैंड जो है एक दूसरे को दे नहीं रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ में क्या आर्ग्यूमेंट्स आए सर, आर्टिकल 13C ओनली अलाउज इंडिया टू एक्वायर टेरिटरी नॉट सीडेड। सीधी सी बात है कि भाई आर्टिकल 1 तो आपको केवल अपने इंडिया की टेरिटरी जो है वो आप और ज्यादा टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी टेरिटरी कम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट गिव अवे इंडिया लैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, और साथ ही साथ ये भी आया कि सर पार्लियामेंट बस खुद के साथ बैठ के इंडिया के लैंड को किसी को दे नहीं सकती जब वहां के लोग इस बात को कंसेंट ना करें। और आखिर में इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 कैन नॉट टेक अवे इंडिया सोवरेनिटी, और उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो जाए तो भी इंडिया की सोवरेनिटी नहीं ली जा सकती। अब इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो फाइनल जजमेंट आता है 1960 का, जो कि बेरुबरी केस लैंडमार्क जजमेंट है, उसके बारे में समझिए। यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहली बात जो आप प्रियम्बल में पढ़ते हैं वो यही बोली गई कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो केवल एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि गाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। लेकिन इस चीज को आगे जाके केशवानंद भारती 1973 के केस में ओवर रूल किया गया। अगली चीज जो बोली गई वो ये था कि आर्टिकल 133 डज नॉट अलाउ सीडिंग इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडिया को आर्टिकल 1 के तहत इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को क्या करें, किसी दूसरे देश को दे पाए। इसके बाद आता है आर्टिकल 3 डज नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू सीड टेरिटरी। सेम चीज कि आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को इस बात की पावर नहीं देता कि वो इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे पाए। और आखिर में आता है आर्टिकल 368 मस्ट बी यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सीडिंग लैंड, और अगर आपने इंडिया की टेरिटरी को बिल्कुल भी किसी भी हिस्से में देना है किसी दूसरे को, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके फिर यह बदलाव करना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट था, और इस जजमेंट के बेस पे
तीन बड़े बदलाव हुए हमारे देश में। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन का 9th अमेंडमेंट, जिसने क्या किया सर, नेहरू नून एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए शेड्यूल 1 को क्या किया सर, जो शेड्यूल 1 है उसको अमेंड किया, और उस चक्कर में क्या किया गया ताकि ये जो आपका नेहरू नून एग्रीमेंट है, ये जो लैंड है बेरूबरी का, वो एक्सचेंज किया जा सके 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसके बाद क्या बोला सर, जो स्टेटस है प्रियम्बल का उसको क्लैरिफाई किया गया केशवानंद भारती केस में, और उसके बाद केशवानंद भारती केस में बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। और यहां पे क्या किया गया, पार्लियामेंट की पावर पे लिमिट लगा। पार्लियामेंट कैन नॉट ट्रांसफर इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंडिया की टेरिटरी को पार्लियामेंट कभी भी किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि ये बात आपने पढ़ तो ली, लेकिन आपको लगेगा इसका मतलब बेरूबरी का रीजन हमने दे दिया पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है। 1971 की वॉर के बाद ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो गई। ये एग्रीमेंट हुआ तो, लेकिन कभी इन्फोर्स नहीं हो पाया। क्यों सर? क्योंकि 1971 की वॉर के बाद हमने ऑलरेडी अपने आप को बहुत डोमिनेंट पोजीशन में रख लिया, तो बेरूबरी का लैंड का जो डिस्प्यूट था वो एज इट इज सॉल्व हो गया। तो ये था वो लैंडमार्क केस जहां हमने बेरूबरी केस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का हमारा जो फ्री एक्सटेंशन है वो वैलिड है मार्च 31 तक। ये ऑफर प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज में है, और आप जितने समय के लिए भी हमारा कोर्स लेंगे आपको पूरी ऐप का एक्सेस मिलता है। इसके प्राइसेस क्या है सर? अगर आप इस वक्त हमारे 1 साल का प्लस कोर्स लेते हैं और आप अगर उसको बिना डिस्काउंट के लें तो वो होता है 81,000 का, लेकिन हम आपको 2 साल का कोर्स दे रहे हैं 32,499। और अगर आप हमारे 1 साल का आइकॉनिक कोर्स लेते हैं बिना डिस्काउंट तो वो आपको मिलता है 1,03,000 रुपए में, लेकिन हम आपको इस वक्त ऑफर के साथ मिल रहा है 2 साल के लिए 41,499। इसके लिए आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी फ्री मेंटोरशिप देता है प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी अनिल खन्ना सर के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहता है, जो आप सब चाहते हैं, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर, तो अनिल खन्ना सर अपनी ऑफलाइन बैच साल में 2 बार लाते हैं। और इस साल की जो अपनी लास्ट बैच है, यानी कि जुलाई की बैच, वो ऑलरेडी आ रही है उसके अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के साथ। यानी कि अगर आपने अभी सर की बैच के लिए रजिस्टर कराया तो जो डिस्काउंट और ऑफर मिलेगा वो तो मिलेगा, साथ साथ आपको मिल रहा है 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री। और ये ऑफर वैलिड है मार्च 30 तक। आप नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आप में से वो लोग जो कि स्क्रैच से इस वक्त अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा अध्ययन बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो कि मार्च 29 तक आपका कोर्सेज यानी कि कल से शुरू हो रहा है, और ये ऑफर 31 तक है। तो इस ऑफर को अवेल कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। यहां आपको प्रवीण सर पढ़ाने वाले हैं, जो खुद एक सिविल जज है, उसके बाद निशा मैम है, विशाल सर है, अपूर्व मैम है, ये सब मिलके आपको जज बना के ही मानेंगे। और एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सबको सबसे ज्यादा कुछ चीज परेशान करती है वो लैंडमार्क जजमेंट है, तो वासुदेव सर ने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और वो सॉल्व कैसे किया है सर? हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी तक हैं, टोटल कितने 700 से भी ज्यादा सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केटेड, वो आपके लिए सर लेके आए हैं। यानी कि सर जो वासुदेव सर हैं वो लेके आए हैं मात्र 7,999 में। और ये ऑफर प्राइस है क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस था 21,050, यानी कि 21,000 से भी ज्यादा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको इस बात को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना है कि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जजशिप की तैयारी शुरू कीजिए। और 1 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्या कुछ ऑफ है, क्या कुछ ऑन है, इन चिंता को छोड़िए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।